आज हम यहाँ मैक्स वेबर के बारे में बात करेंगे, जिनके मुख्य विचारों में आप देखेंगे अधिकारी तंत्र, मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप हो गया, सत्ता, शक्ति की अवधारणा, ये सारी चीज़ें मैक्स वेबर ने अपने विचारों के माध्यम से प्रस्तुत की थी। और इनका जो समय काल था वो 1864 से 1920 ईस्वी के बीच में मैक्स वेबर का एक समय पीरियड था, जिसके बीच में उन्होंने अनेक रचनाओं का सृजन किया और अपने अनेक विचारों को समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रस्तुत किया। तो आज हम लोग बात करेंगे मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत अधिकारी तंत्र की। लेकिन उसके पहले एक बार ये दृष्टिपात करेंगे हम लोग कि उनका जन्म 21 अप्रैल 1864 ईस्वी को जर्मनी के एरफुर्ट नामक स्थान पर हुआ था। वे और उनके परिवार के लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे। उनके पिता फौजी थे और उनका बचपन राजनीतिज्ञों, प्राध्यापकों के साथ बीता था, जिसका निश्चित रूप से मैक्स वेबर के जीवन पर प्रभाव पड़ा था। और उनकी स्कूली शिक्षा जो थी वो सन 1882 तक पूरी हो गई थी और उनको विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र की अच्छी खासी जानकारी थी। और आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैक्स वेबर एक मेधावी छात्र थे। सन 1889 में उनकी थीसिस सबमिट हुई। उन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया, जिसका शीर्षक था मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों का इतिहास। मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों का इतिहास, ये उनके शोध प्रबंध का शीर्षक था। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसकी टाइटल थी रोम का खेतिहर इतिहास व सार्वजनिक तथा वैयक्तिक कानून की महत्ता। इस प्रकार आप देखेंगे कि उनका जो जुड़ाव था वो समाज के उस वर्ग से था जो औद्योगिक क्रांति के बाद के थपेड़ों को झेल रहा था। तो इसलिए इन्होंने कृषकों के ऊपर, खेतिहरों के ऊपर प्रकाश डाला और उनके जीवन में कानून का क्या महत्व है इस पर भी फोकस किया। सन 1894 में वे फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने और सन 1904 ईस्वी में वे प्रोटेस्टेंट आचार व पूंजीवाद की आत्मा, इस नाम की उन्होंने से एक पुस्तक लिखी, जो कि एक बहुत ही मील का पत्थर है, जिसमें प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में और उसके एथिक्स के बारे में और प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद में आपस में क्या संबंध है, इसका अच्छा खासा विश्लेषण उन्होंने इस पुस्तक में किया है। सन 1918 ईस्वी में वे वियना विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने थे और वे अपने जीवन में डिल्थे, रिकर्ट, कार्ल नाइस, सिमेल और टॉनीस से प्रभावित थे। सबसे अच्छी बात है जो कि उनकी जो पुस्तकें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उन्होंने बहुत अधिक पुस्तकों की रचना नहीं की, लेकिन जो भी 2-3 पुस्तकें उनकी हैं वो बहुत फेमस हैं और समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही उसका महत्व है। जिसमें उनकी पहली पुस्तक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरी पुस्तक का नाम है द सिटी, है ना, कभी कभी ये आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। एक और उनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। उनकी एक और पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्म का समाजशास्त्र। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मैक्स वेबर ने अपने पूरे जीवन में, उनका जीवन काल जो था वो बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसमें उन्होंने समाजशास्त्र के लिए जितना योगदान वो दे सकते थे उन्होंने दिया। आज हम चर्चा करेंगे अधिकारी तंत्र के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। जैसा कि मैक्स वेबर ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ब्यूरो प्लस क्रेसी। ब्यूरो मीन्स होता है कार्यालय या दफ्तर और क्रेसी मीन्स होता है तंत्र या शासन, यानी कुल मिलाकर के कार्यालय का शासन। यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि औद्योगिक क्रांति जब हुई
तो आप सबको पता है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी और औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात मशीनीकरण और यंत्रीकरण का युग आया। तो उसके पहले कभी भी ये आवश्यकता नहीं महसूस की गई कि एक अधिकारी तंत्र की स्थापना की जाए और जो कि समाज के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करेगा। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद व्यक्ति के जीवन में इतने परिवर्तन हुए, समाज में इतने परिवर्तन हुए कि ये महसूस किया गया कि एक अधिकारी तंत्र होना चाहिए। उसके पहले क्या था, साहूकार, व्यापारी, महाजन, इनके माध्यम से हमारे सारे कार्य संचालित होते थे। लेकिन जब बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा, उत्पादन होने लगा, उपभोग होने लगा, लाभ हानि का ब्यौरा रखना पड़ा, ये सारी चीज़ें जब उत्पन्न हुई तो उस समय ये महसूस किया गया कि एक अधिकारी तंत्र या ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो इन सभी जो चीज़ें हैं उसको एक सिस्टम के अंतर्गत लाते हुए उसको एक व्यवस्था के रूप में कायम किया जा सके, जिससे समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। आपको आश्चर्य होगा कि चर्च और राजघराने में पहले से ही अधिकारी तंत्र की व्यवस्था थी। यानी जितने चर्च थे, क्रिश्चियनिटी जहाँ जहाँ थी वहाँ पर चर्च थे तो उसका भी एक अपना अधिकारी तंत्र हुआ करता था। जितने राजघराने थे उनके सारे चीज़ों को सिस्टमेटिक रखने के लिए वहाँ भी अधिकारी तंत्र हुआ करते थे। तो अधिकारी तंत्र कोई नई चीज़ नहीं थी, हालांकि सोसाइटी में इसका कहीं अस्तित्व देखने को नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसको स्थापित किया गया। वेबर परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अधिकारी तंत्र एक ऐसा अस्थायी संगठन है जिसमें कई व्यक्तियों के सहयोग को लेकर कार्यालय को चलाया जाता है। तो यहाँ हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जितने अधिकारी तंत्र में व्यक्ति होते हैं वे अपने अपने कार्यों में निपुण होते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है और जो कार्य करने के लिए उनको दिया जाता है उसकी विशेषज्ञता उनको हासिल होती है, जिसके माध्यम से पूरी व्यवस्था चलती है। और अधिकारी तंत्र एक औपचारिक व्यवस्था है, एक फॉर्मल व्यवस्था है, न कि एक व्यक्तिगत ये व्यवस्था है। ये कोई व्यक्तिगत संगठन नहीं है, ये पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बल्कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न क्रियाकलापों को करने का माध्यम बनता है, जिसके माध्यम से सभी क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसमें एक और बिंदु को स्पष्ट करना है कि अधिकारी तंत्र में जितने व्यक्ति काम करते हैं उनकी अपनी जो आइडेंटिटी होती है, अपनी जो पहचान होती है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है, बिल्कुल गोपनीय होती है। और व्यक्ति जब कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलता है तो अपनी पहचान को घर की खूंटी पर टांग देता है। उसकी जो व्यक्तिगत पहचान है उसके घर में घर तक सीमित हो जाती है। जब वो बाहर निकलता है तो एक वो अधिकारी तंत्र में काम करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति है, तो वहाँ पर उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर काम करता है। और अगर वो अपने नाम की पट्टी या अपने ओहदे को अपनी कार पर या अपनी गाड़ी पर लिख लेता है तो उसकी गोपनीयता समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब वो लोगों के बीच में जाता है तो कोई भी जो उसकी पहचान है वो गोपनीय नहीं रह जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने घर के बाहर अपनी उनकी जो पहचान है उसकी एक पट्टिका लगवाते हैं जिस पर वो लिखते हैं एडवोकेट या जज या आईपीएस ऑफिसर, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ऐसा अगर हमने लिख दिया तो हमारी जो एक समाज में गोपनीय पहचान है वो बिल्कुल सार्वजनिक हो जाती है, उसको सभी लोग जान जाते हैं। इसके अलावा जितने अधिकारी तंत्र में लोग काम करते हैं उनकी सेवाएं विशिष्ट होती हैं। उस सिस्टम में अगर वो अधिकारी है तो उसकी सेवा अलग है, उसकी सर्विसेज टर्म एंड कंडीशन अलग है।
उसमें अगर कोई क्लर्क है, सिस्टम को बनाए रखने के लिए क्लरिकल स्टाफ भी होता है, उसके अपने टर्म एंड कंडीशन है, उसके अपने नियम और शर्तें हैं काम करने के। इसके अलावा जो कर्मचारी है या तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसके अपने क्रियाकलाप हैं, अपने उत्तरदायित्व हैं, लेकिन ये सभी मिल कर के एक साथ एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो जितने इसमें व्यक्ति जुड़े होते हैं उसमें आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, और कोऑर्डिनेशन इस लेवल पर देखने को मिलता है कि अधिकारी आदेश देता है क्लरिकल स्टाफ को, और क्लरिकल स्टाफ कर्मचारियों के माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो अधिकारी उस ऑफिस में काम करते हैं या एक सिस्टम में काम करते हैं, उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। उनके ऊपर इतना अधिक उत्तरदायित्व का बोझ होता है कि उनको दूसरे नौकरी की आवश्यकता ना पड़े या उनकी नौकरी पर कोई आंच न आए, इसके लिए उनको सुरक्षा की गारंटी गवर्नमेंट देती है, राज्य सरकारें देती हैं, या जो उनके अपनी व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं उनको वो सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्योंकि अधिकारी तंत्र में जब व्यक्ति काम करता है तो उसको कोई दूसरा नौकरी या पेशा नहीं करना होता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी नौकरी की सुरक्षा हो, इसकी गारंटी उसको प्रदान की जाती है। जिसके लिए आप देखेंगे कि वेतन एक स्लैब बना होता है वेतन का, वो वेतन उनको मिलता है। इसके अलावा ग्रेड, जब उनका प्रमोशन होगा, जब प्रोन्नति होगी तो उनका ग्रेड बढ़ जाएगा और उनको दूसरे स्लैब में डाला जाता है, उनको वेतन अधिक दिया जाता है। इसके अलावा उनकी कार्यशैली अगर ऐसी कुछ है कि उनको असुरक्षा महसूस हो रही है, क्योंकि जिसके ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है उसको सबसे अधिक असुरक्षा का बोध होता है, इसलिए उसका वेतन सबसे अधिक होता है और सुरक्षा उसको सबसे अधिक प्रदान की जाती है। तो ये एक अधिकारी तंत्र की व्यवस्था है। दूसरा, जो कार्यालय का कामकाज होता है बिल्कुल वो सौपनिक होता है, वो हायरार्किकल एक स्ट्रक्चर में चलता है। सबसे ऊपर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके पास सबसे अधिक अधिकार होते हैं, और सबसे नीचे जो पायदान पर व्यक्ति है काम करने वाला, उसको कम अधिकार प्राप्त होते हैं या न के बराबर, केवल उनको आदेशों का पालन करना होता है। तो आदेशों की प्रक्रिया आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ऐसा देखने को मिलता है एक अधिकारी तंत्र में, और इस प्रकार से सभी क्रियाकलाप ऑफिस के संचालित होते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि सभी आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हुए अधिकारी तंत्र की व्यवस्था में काम करते हैं, लेकिन यदि कोई कनिष्ठ कर्मचारी उच्च पदस्थ अधिकारी की बातों को नहीं मानता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो वह उस कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है। ये भी एक निर्धारित किया गया दंड है जो कि सिस्टम को या व्यवस्था को बनाए रखता है। और अगर हम उस सिस्टम में, उस व्यवस्था में अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें पदोन्नति के भी अवसर मिलते हैं, और पदोन्नति मिलती है, प्रमोशन होता है, जो हमारे वेतन में भी देखने को मिलता है। और कहीं के भी ऑफिसेज हों, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी सिस्टम हो इस तरीके का, तो वो एक लिखित नियम और शर्तों के आधार पर चलता है। उसके क्या अधिकार होंगे, क्या नियम होंगे, किस तरीके से कार्यवाही होगी, या A to Z जितने भी क्रियाकलाप हैं वे कैसे होंगे, उसका एक लेखा जोखा होता है, एक लिखित नियम होता है जिसके माध्यम से वे सारे कार्य संचालित किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मैक्स वेबर ने अधिकारी तंत्र के ऊपर बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रकाश डाला और अधिकारी तंत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया।